हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज से हम अपने चैनल पर बीएड और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स क्यों न कर रहे हो, चाहे आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या कानपुर विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएड का कोर्स कर रहे हो, या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से बीएड का कोर्स क्यों न कर रहे हो, आपके बीएड के पाठ्यक्रम में आपको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रश्न पत्र अवश्य देखने को मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जो यह प्रश्न पत्र है वह न सिर्फ बीएड के कोर्स के हेतु अपितु विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट के साथ साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सी टेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसके साथ साथ ऐसे छात्र जो शिक्षा शास्त्र से पीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण का है, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास नंबर 1 का शुभारंभ हो रहा है, उस क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, और फिर उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को देखेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम उन परिभाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं, ताकि वो परिभाषाएं जब एग्ज़ाम में हमारे सामने पेपर में आएँ तो हम देखते ही उसको जान जाएं कि यह परिभाषा जो है इनकी है या उनकी है। तो आइए आज का जो है पहला क्लास जो है वह शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलके बना है। दो शब्द हैं, एक है आपके शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। इन दोनों शब्दों के मिलने से आपके शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सही अर्थ को समझे, इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को पृथक पृथक स्पष्ट रूप से जान लें। बिना दोनों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जाने हुए हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही से नहीं समझ सकते। तो आइए इसी क्रम में हम सर्वप्रथम शिक्षा के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिक्षा का क्या अर्थ है, और उसके बाद फिर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों द्वारा शिक्षा की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको हम देखेंगे, समझेंगे, और कैसे उनको आसानी से याद करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। किसी भी शब्द के अर्थ को समझने का जो सबसे सहज तथा स्वाभाविक ढंग उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानना है। शाब्दिक अर्थ से शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान होने के साथ साथ उसका अर्थ भी कुछ सीमा तक स्पष्ट हो जाता है। अतः शिक्षा शब्द का अर्थ समझने के लिए पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जानना उचित होगा। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। ये शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, और ये एजुकेशन शब्द जो अंग्रेजी का है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, एडुकेटम शब्द से हुई है। और ये एडुकेटम शब्द जो लैटिन भाषा का है वो स्वयं जो लैटिन के दो शब्द हैं ई और डूको, इससे मिलके बना है। ई और डूको से मिलके एडुकेटम का निर्माण हुआ है। तो शिक्षा एजुकेशन लैटिन के एडुकेटम से बना है, और एडुकेटम शब्द लैटिन के ही दो शब्द ई और डूको से मिलके बना हुआ है। ई का जो अर्थ होता है वह होता है
अंदर से, और डूको का अर्थ होता है बाहर की ओर या आगे बढ़ाना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना, आगे बढ़ाना या विकसित करना। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हर बालक जन्म के साथ ही कुछ जन्मजात शक्तियाँ, प्रतिभाएं लेकर पैदा होता है, और उन्हीं जन्मजात शक्तियों और प्रतिभाओं को बाहर की ओर निकालना, उसका पूर्ण रूप से विकसित करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, ये शिक्षा के द्वारा किया जाता है। एजुकेशन शब्द के लिए लैटिन में दो और शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला है एडुसियर, एक है एडुसियर और दूसरा है एडुकेयर। एडुकेयर और एडुशेयर ये दो शब्द और लैटिन में है जिनका एजुकेशन शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके मूल अर्थ के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी होता है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, मतलब आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, या टू रेज, विकसित करना। तो इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा का जो अर्थ होगा वह है कि बालक या मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर की ओर निकालना, उनको विकसित करना, उनका सर्वांगीण विकास करना। अब हम जो है आगे देखते हैं कि शिक्षा की जो परिभाषा विभिन्न विद्वानों और दार्शनिकों ने दी है उसको हम देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो हम देखते हैं कि अरस्तु के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, ये जैसे ही शब्द आपको दिखा आपको समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो अरस्तु की परिभाषा है। उन्होंने यही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। अगली परिभाषा को हम देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के अंदर जो निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो अंतर्निहित शक्ति है, उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंतर्निहित जो है पूर्णता की अभिव्यक्ति, केवल यही शब्द अगर आप रट लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि यह परिभाषा जो है विवेकानंद की परिभाषा है। और ये परिभाषा और महात्मा गांधी जी की परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं हर प्रकार की परीक्षा में अक्सर जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम जैसे सीट दे दे, सी टेट में जाए, यूपी टेट में जाए, या बीएड की परीक्षा हो, या एमएड की हो, या बीए एजुकेशन से भी बहुत लोग जो परीक्षा विषय लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो परीक्षा देते हैं, वहाँ भी ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अब हम आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी की परिभाषा, जिसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित कर दे। अब इस परिभाषा को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि गांधी जी की जो तीन शब्द हैं, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को आप जान जाइए। तो इसी पे अगर आप फोकस करेंगे तो परीक्षा में जब भी यह परिभाषा आएगी तो आप तुरंत आपको यह याद आ जाएगा कि यह परिभाषा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है शिक्षा के संबंध में। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब किसकी परिभाषा है। तो आगे आपके प्लेटो के अनुसार जो परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छे आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करती है। अब इनका मानना यह है कि ऐसा प्रशिक्षण है शिक्षा जो अच्छी आदत के द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करती है। ये प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। अब हम देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। तो जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को जो परिभाषित किया है, उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा विकास की संभावनाओं को पूर्ण करता है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपने वातावरण पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके साथ समायोजन करना सीखता है, और साथ ही साथ जो आपने विकास की जो संभावना होती हैं उसको पूरा करता है।
इन परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो विशिष्ट उपलब्धियों की प्राप्ति में सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति का एकांकी विकास नहीं करती, मतलब केवल एक ही विकास नहीं, बल्कि यह बहुमुखी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हम इसमें करते हैं। आपका चहुमुखी विकास होता है, विकास में सहायता देती है आपकी शिक्षा। यह विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक सभी प्रकार से संबंधित होता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक शिक्षा जो है व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर वाह की बहुआयामी पृष्ठभूमि मल्टी डायमेंशनल बैकग्राउंड जो है वो निर्मित करती है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह प्रक्रिया है जो बालक की अंतर्निहित जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसका पूर्ण रूप से चहुमुखी विकास करती है, ताकि वह अपने समाज का, अपने राष्ट्र का अच्छी तरह से विकास कर सके, समाज का एक योग्य नागरिक बन सके, अपने वातावरण के साथ अपना समायोजन कर सके और अपना पूर्ण विकास कर सके। तो शिक्षा के अर्थ को जानने के बाद हम चलते हैं अब मनोविज्ञान की ओर कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो। आइए अब हम मनोविज्ञान के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है इसको हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझेंगे। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, और ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी ग्रीक भाषा है, दो साइकी और लोगस। साइकी और लोगस से जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। परंतु वर्तमान समय में साइकोलॉजी के इन दोनों शाब्दिक अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अब अगर हम आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करें तो आत्मा तो अमूर्त है और अमूर्त चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव भी नहीं है। और जो उस समय के दार्शनिक और जो मनोवैज्ञानिक या विद्वान थे वो लोग आत्मा के स्वरूप, इसकी प्रकृति, उसके अध्ययन के तरीक़ों को स्पष्ट नहीं कर सके। इसलिए जो है इस शब्द जो परिभाषा उस समय दी गई थी उसको हम लोग अब नहीं मानते। अब मनोविज्ञान का जो है वो धीरे धीरे मनोविज्ञान, पहले हम जानते हैं जैसा कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र से संबंधित था, और धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ या अलग होने की राह पे चल पड़ा, तो जितने भी परिवर्तन आधुनिक समय में हुए थे उसके फलस्वरूप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनोविज्ञान दर्शन से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके जो है इसको हम संक्षेप में समझना हमको आवश्यक है, और इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे समय के अनुसार मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं थी वो या अर्थ जो साइकी का लगाया गया वो बदलता गया। पहले साइकी का अर्थ आत्मा से कभी लगाया गया, फिर मन से लगाया गया, फिर चेतना या मानसिक प्रक्रियाओं से लगाया गया, और अब जो है हम वर्तमान में उसको व्यवहार के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो आइए हम उसका जो है परिभाषाओं का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मनोविज्ञान की परिभाषा अपना रूप बदलती रही। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिक जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को साइकी, जिसका शाब्दिक अर्थ हमने बताया कि आत्मा होता है, उसी रूप में उसको मनोविज्ञान को परिभाषित कर दिया कि मनोविज्ञान क्या है, वह मनोविज्ञान है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। परंतु बाद में जब आत्मा की प्रकृति के संबंध में शंकाएं उत्पन्न होने लगी तथा तत्कालीन जो भी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे वो आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, स्वरूप, आकार और आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे, तो यह परिभाषा को अमान्य कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। अब ये कहा जाने लगा कि दूसरे चरण में कि
मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला है विज्ञान है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। तो 17वीं शताब्दी में तथा 18वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे, जिनमें लिविनिस, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम आदि का नाम उल्लेखनीय है, इन्होंने साइकी शब्द का अर्थ माइंड बताया, मन बताया, और कहा कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो आत्मा नहीं बल्कि मन है। इस प्रकार मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान माना जाने लगा। और ये जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, करीब करीब 1870 तक आपके यह सर्वमान रही। ये परिभाषा को लोग 1870 तक इसको सर्वमान मानते रहे। उसके बाद फिर यह परिभाषा भी त्याग दी गई। अब तीसरा जो चरण आया उसमें साइकी का एक अलग अर्थ लगाया गया। इसमें ये कहा गया कि अब मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, बल्कि कैसा विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो इस चरण में कहा गया कि चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। चेतना के यानी चेतना का विज्ञान कब माना जाने लगा, जब 1879 में जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, अब उसका नाम बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है, में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला, तो मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो था 1879 में जर्मनी में, वो था लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किसने किया था, उंट महोदय ने। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और उसी समय से मनोविज्ञान का संबंध जो है दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होता गया, और उसका जो स्वरूप था, उसका नेचर था, वो प्रयोगात्मक अधिक होता गया। फलतः क्या हुआ कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर अब मानसिक क्रियाओं या चेतन अनुभूतियों, मानसिक क्रिया और चेतन अनुभूति ये विषय वस्तु होगी मनोविज्ञान से। तो इस परिभाषा को जो लोग मानते थे उसको हम लोग मनोविज्ञान में संरचनावादी संप्रदाय के समर्थक कहते हैं, और जिसमें आपके विलियम वुंट और टिचनर ये दोनों प्रमुख थे। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है मनोविज्ञान क्या है, चेतन अनुभूतियों या तात्कालिक अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है। चेतन अनुभूतियों या तात्कालिक अनुभूतियों का अर्थ यहाँ संवेदना, कल्पना, प्रतिमा, भाव आदि मानसिक क्रियाओं से है। उनके अनुसार संवेदना जो है, संवेदना चेतन अनुभूतियों के वस्तुनिष्ठ तत्व तथा भाव चेतन अनुभूतियों के आत्मनिष्ठ तत्व जो है कहे जाते हैं। लेकिन संरचनावादियों की इस परिभाषा में भी अनेक कमियां पाई गई। इसके फलस्वरूप जो इसका जो पहला दोष बताया गया कि चूँकि चेतन अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, अतः हम इस जो परिभाषा को मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या इससे नहीं हो पाती, इसलिए इस परिभाषाओं को भी छोड़ दिया गया। अब जो अगला चरण आया जिसमें व्यवहारवादियों का प्रभुत्व हुआ, जिसमें आपके वाटसन का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, अब मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, बल्कि क्या है, मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के विज्ञान के रूप में इन लोगों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, और यही आज जो है मनोविज्ञान की परिभाषा को इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान के रूप में उसको स्वीकार किया, उसको माना है। तो ये परिभाषा आज जो वर्तमान समय में चली आ रही है, इसी को हम लोग मानते हैं। तो वाटसन के अनुसार, जैसे वाटसन ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है व्यवहार का। और वुडवर्थ ने भी इसको परिभाषित किया, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है।
अब देखिए, व्यवहारों के विज्ञान के रूप में जब इसको परिभाषित किया तो ये व्यवहार अमूर्त नहीं है, हम आपके व्यवहार को देख सकते हैं। जैसे दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना, ये सब क्या है, ये व्यवहार के प्रमुख उदाहरण है। और जो है इसको हम देख सकते हैं। और इसमें व्यवहार से संबंधित जो तीनों पक्ष होते हैं, वाट, वाई और हाउ, क्या, क्यों, कैसे, इसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इस परिभाषा में भी थोड़ा सा दोष था। ये दोष ये बता कि केवल मात्र व्यवहार का अपने आप में कोई महत्व या अर्थ नहीं होता। सच तो यही है कि किसी भी व्यवहार की व्याख्या हम अपनी अनुभूतियों के आधार पे, जो हमारी मानसिक अनुभूतियाँ होती हैं, उसके आधार पर ही करते हैं, तब जाके उसका सही सही व्यवहार का अर्थ निकलता है। तो वर्तमान समय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संरचनावादी और व्यवहारवादी दोनों परिभाषाओं को मिलाकर एक नई परिभाषा मनोविज्ञान की देने का प्रयास किया है, जिसमें आपके एटकिंसन के साथ साथ स्मिथ और हिलगार्ड का नाम उल्लेखनीय है। उन लोगों ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है वो है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो देखिए, इसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, यानी संरचनावादियों ने जो परिभाषा दी थी उसको भी सम्मिलित किया गया है, और व्यवहारवादियों ने जो परिभाषा दी है कि व्यवहार का विज्ञान है, उसको भी सम्मिलित किया है। दोनों प्रकार जो संप्रदायों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को संगम करके एक नई परिभाषा दी गई कि व्यवहार और मानसिक क्रियाओं दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह मनोविज्ञान है। और यही परिभाषा जो है वर्तमान समय में सर्वमान्य है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में, तो शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के बाद हम जो है शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों को देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो जैसा ये चित्र में आप देख रहे हैं कि शिक्षा का संबंध किससे है, व्यवहार के परिमार्जन से, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन अर्थात शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, यह क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी को हम कहते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का, मानव व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों जो है एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आप देखिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना। अब मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना। तो ये बात एकदम सत्य है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके व्यवहारों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो जाता। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, मनुष्य, मानव बनाना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा का कार्य है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन और मनोविज्ञान का कार्य है मानव व्यवहार का अध्ययन। अतः अध्ययन के अभाव में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे पर क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और यदि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से हो तो शिक्षा के साथ हमें मनोविज्ञान को जोड़ना ही होगा। समय के साथ हम देखते हैं कि शिक्षा की जो मान्यता है वह भी बदलती गई। प्राचीन काल में क्या था, शिक्षा का केंद्र अध्यापक होता था। अध्यापक अपनी इच्छानुसार जो चाहता पढ़ाता था। बालक की इच्छा, योग्यता का उसमें कोई स्थान नहीं होता था। कुशल अध्यापक का अर्थ था जो अपने विषय में पंडित हो, माहिर हो, वह बालकों को भी अपने समान किसी भी तरह से बना ले। यही उस समय शिक्षा, यानी डंडे के बल पे छात्रों को रटाया जाता था। और छात्र भी अपने अस्तित्व की सार्थकता जो है इसी में समझते थे कि अध्यापक जो कुछ कहें वही किया जाए। परंतु क्या है, आधुनिक युग में, आज के समय में शिक्षा की मान्यता यह जो थी वो बदल गई। शिक्षा का केंद्र बिंदु अब अध्यापक न होके बालक हो गया, बल्कि ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है। अब शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं, बालक की रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसके अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाने लगा है।
अध्यापक के लिए जो है मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि के लिए आज के समय में आवश्यक हो गया है। जैसे कुशल डॉक्टर बनने के लिए औषधि और यंत्र आदि के साथ साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है, उसी प्रकार एक आइडियल टीचर बनने के लिए विशेष ज्ञान देने के साथ साथ बालकों के स्वभाव तथा उनके मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अध्यापक इसी प्रकार बालकों के विकास में तभी योग दे सकता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के आपसी संबंध को एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक कक्षा में सामान्यतः 30 से 45 तक छात्र होते हैं। अध्यापक कक्षा के पढ़ाने के लिए अपने विषय का ज्ञान, जो अध्यापक है उसको कक्षा को पढ़ाने के लिए अपने विषय का ज्ञान तो उसको आवश्यक है, साथ ही साथ उसे अपनी कक्षा की जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास, रुचि, अभिरुचि, क्षमता आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। यदि उसे अपनी कक्षा के सामान्य मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने उद्देश्यों में सफल ही नहीं हो पाएगा। विषय के जो बहुत से बड़े प्रकांड पंडित हों वो पहुंच जाएं, यदि प्राथमिक कक्षाओं में चले जाएं और अमूर्त रूप से भाषण के द्वारा पढ़ाना आरंभ कर दें तो क्या होगा? यह उनके श्रम की निरर्थकता ही होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बालक है वह मूर्त रूप से सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अतः यह जो है आवश्यक है कि अध्यापक को चाहिए कि वो अपने कार्य को अधिक सफल बनाने के लिए बच्चों के व्यवहार को समझें, व्यवहार के विकास को जाने तथा उसी के अनुसार पाठ का विकास करे। और यह ज्ञान अध्यापक को कौन देता है? यह ज्ञान अध्यापक को मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से कितने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस ज्ञान के अभाव में जो है वह हम बालक का सर्वांगीण विकास आज के वर्तमान परिवेश में नहीं कर सकते। तो शिक्षा के अर्थ और मनोविज्ञान के अर्थ और इनके पारस्परिक संबंधों को जानने के बाद अब हम चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन तथा परिमार्जन करता है। दूसरे शब्दों में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक एवं तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत, नियम हैं उनका उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं को यहाँ देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो इसमें जो पहली परिभाषा है वो काल्सनिक के अनुसार है। काल्सनिक के अनुसार जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत, नियम और उसके जो परिणाम, शोध परिणाम प्राप्त होते हैं उनका एप्लीकेशन एजुकेशन के फील्ड में करना, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम देखते हैं क्रो एंड क्रो की परिभाषा, जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जो है वो व्याख्या करता है, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक। अब देखिए इनको परिभाषा को आप, जो इनकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, इसको आसानी से रटने के लिए आपको क्या है, ये दो शब्द, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का व्याख्या करना। अगली परिभाषा हम देखते हैं जो ट्रो के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का, शैक्षिक परिस्थितियाँ होती हैं, शैक्षिक परिस्थिति में जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है। इसी क्रम में हम स्किनर की परिभाषा को देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। अब इसमें देखिए दो शब्द, शिक्षण और अधिगम। इससे ये आपको पता होगा, टीचिंग एंड लर्निंग।
जिस परिभाषा में आए तो वो स्किनर की परिभाषा होगी, उससे संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वो टीचिंग से और लर्निंग से संबंधित है। इन परिभाषाओं को यदि हम देखें तो इससे जो एक बात स्पष्ट होती है, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। दूसरे शब्दों में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन करती है, उसका प्रयोग करती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पे जो है शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने परिलक्षित होती हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो मुख्य विषय वस्तु है क्या है? वो है व्यवहार का परिमार्जन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। किसका? मानव का। दूसरी विशेषता हमारे सामने स्पष्ट होती है वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान मानव का अध्ययन करता है? तो है शैक्षिक परिस्थितियों में। शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तीसरी जो विशेषता है वह है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल सुगम बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये जो टीचिंग एजुकेशन प्रोसेस है उसको इजी बना देती है, सरल बना देती है, सुगम बना देती है, जिसके चलते शिक्षण अधिगम का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, वो आसान हो जाता है। अगली जो विशेषता हमारे सामने स्पष्ट होती वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूलभूत जितने भी सिद्धांत हैं, विधियां हैं, उनका उपयोग किया जाता है शिक्षा को रुचिकर बनाने, सरल बनाने, सुगम बनाने के लिए, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके, आसानी से ग्रहण कर सके और उसका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। अगली जो विशेषता है वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक तरीके से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कोई भी विषय या शास्त्र विज्ञान तभी कहलाता है जब वो विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार आज हमने देखा अपने फर्स्ट क्लास में कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, और शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ को समझने के क्रम में हमने शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अर्थ को पृथक पृथक समझा, और शिक्षा और मनोविज्ञान के आपसी संबंध को जाना, और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को देखा, समझा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, और यदि आप इसमें कुछ और नवीनता चाहते हैं तो अपने कमेंट के द्वारा जो है हमें इसे ज़रूर अवगत कराइएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको और अच्छे तरीके से और अच्छे मटेरियल को आपको प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।